हेलो दोस्तों, हिंदी जीके नॉलेज एमकेके में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का टॉपिक क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा क्रिकेट खेलता है, वह खाना खा रहा है। यहाँ खेलना, रहना ये दोनों क्या हैं? क्रिया हैं। आपको पता है क्रिया की रचना क्रिया किस प्रकार बनती है? प्रत्येक क्रिया की रचना किसी न किसी धातु से होती है। क्रिया की धातु पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के स्थान पर तू का प्रयोग कर देते हैं तथा संपूर्ण वाक्य को आज्ञार्थक बना देते हैं। वाक्य में किसका प्रयोग कर देते हैं? तू का प्रयोग करके वाक्य को आज्ञार्थक बना देंगे, तब आपके सामने धातु उपस्थित हो जाएगी। जैसे रमेश घर जा, तू घर जा। यहाँ जा क्या आ गई है? गया क्रिया नहीं है, जा धातु है, ना प्रत्यय लगने से जा ना क्रिया है। गीता पत्र लिखती है, तू पत्र लिख। यहाँ लिख धातु है, ना प्रत्यय लगने से लिखना बना है। यदि वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, तथा, थे, थी, रहा, हो और इनमें ठीक पहले कोई क्रिया रूप लिखा हुआ न हो तो वहाँ हो धातु और होना क्रिया मानी जाती है। याद रखना, वहाँ हो धातु और होना क्रिया मानी जाती है। मैं एक अध्यापक हूँ, यहाँ हूँ न होकर हो धातु है, जबकि क्रिया कौन सी है? होना। वह एक चिकित्सक है, यहाँ है नहीं, हो धातु और होना क्या है? क्रिया है। वाक्य को आज्ञार्थक बना दिया जाता है जब क्रिया आपके सामने। जैसे घोड़ा दौड़ता है, यहाँ दौड़ना क्रिया है। तू खेत गया, यहाँ गया क्रिया नहीं, तू खेत जा। इस प्रकार जा धातु में ना प्रत्यय लगने से जान क्या बनी है? क्रिया बनी है। क्रिया का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। कर्म के आधार पर, काल के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सहकर्मक, अकर्मक। काल के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जबकि प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया पांच प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की, अकर्मक क्रिया, सहकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को पुनः दो भागों में बांट दिया गया है, अपूर्ण अकर्मक, पूर्ण अकर्मक। जबकि सहकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, पूर्ण सहकर्मक, अपूर्ण सहकर्मक। पूर्ण सहकर्मक को पुनः दो भागों में बांट दिया गया है, एकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। इस डायग्राम को ध्यान से देखें। इस आधार पर हम क्रिया का प्रारंभिक रूप ध्यान से पर पता करते हैं कि अकर्मक को दो भागों में बांटा है, सहकर्मक को दो भागों में, जबकि पूर्ण सहकर्मक को पुनः दो भागों में बांटा गया है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात कर्म का प्रयोग किए बिना ही वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है। वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक। जिस क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वहां अकर्मक क्रिया मानी जाती है। वाक्य में कर्म मौजूद न है उसे भी क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसे बच्चा रोता है, यहाँ कोई कर्म नहीं है। कुत्ता भौंकता है, आदमी बैठा है। सामान्यतः स्वाभाविक क्रिया भी क्या मानी जाती हैं? अकर्मक क्रिया मानी जाती है। अकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जिस अकर्मक क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता तो नहीं होती, परंतु किसी पूरक शब्द की संज्ञा, विशेषण आवश्यकता बनी रहती है। सामान्यतः होना, लगना, निकलना ये क्रियाएं अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं मानी जाती हैं। जैसे बच्चा भूखा था, मैं एक शिक्षक हूँ, यहाँ होना क्रिया है। ये शब्द किस में आएंगे? अपूर्ण अकर्मक क्रिया में आएंगे। पूर्ण अकर्मक जिस अकर्मक क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती और किसी पूरक शब्द का प्रयोग किए बिना ही वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है। वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, इसे क्या करते हैं? पूर्ण अकर्मक क्रिया। उपयुक्त तीनों क्रियाओं होना, लगना को छोड़कर सभी अकर्मक क्रियाएं पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। अपूर्ण में क्या होगा? होना और लगना, निकलना ये तीनों किस में आएंगी? अपूर्ण अकर्मक क्रिया में। जैसे लता दौड़ेगी, बच्चा सो रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। उड़ना हमेशा ही अकर्मक क्रिया होगी। सहकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता सदैव बनी रहती है, अर्थात कर्म का प्रयोग किना ये बिना वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं हो पाता है। क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है, वहाँ क्या कहलाते हैं? सहकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता सितार बजा रही है, मोहन चित्र बना रहा है, सुनीता पत्थर लिखती है। यहाँ बजा रही है, पत्थर, सितार, चित्र ये तीनों क्या हैं? कर्म हैं। सितार, चित्र और पत्थर तीनों यहाँ पर क्या बताए? कर्म बताए हैं।
इसके दो भेद हैं। अपूर्ण सहकर्मक क्रिया, जिस सहकर्मक क्रिया के साथ कर्म के अलावा अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण सहकर्मक क्रिया कहते हैं। सामान्यतः मानना, समझना, चुनना, बनाना, वह मुझे मित्र मानता है या मानना क्रिया क्या है? अपूर्ण सहकर्मक क्रिया है। मैं उसे भाई समझता हूँ, यहाँ समझना क्या है? अपूर्ण सहकर्मक क्रिया है। हमने श्याम को अध्यक्ष चुना, यहाँ चुनना क्या है? अपूर्ण सहकर्मक क्रिया है। हमने राम को मंत्री बनाया, यहाँ चयन करना क्या है? अपूर्ण सहकर्मक क्रिया है। अब देखो पूर्ण सहकर्मक क्रिया, जिस सहकर्मक क्रिया के साथ कर्म के अलावा किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती है, पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती, इसे क्या कहते हैं? पूर्ण सहकर्मक क्रिया। वह काटता है फल सब्जी, सीता लिखती है पत्र कहानी, श्याम पढ़ रहा है कहानी। इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। कोई ना कोई कर्म छुपा है, हम बता नहीं सकते कौन सा कर्म छुपा है। उपयुक्त चार क्रियाओं को छोड़कर मानना, समझना, चुनना, बनाना, बाकी सभी पूर्ण सहकर्मक क्रियाएं मानी जाती हैं। पूर्ण सहकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया, जिस सहकर्मक क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म प्राय निर्जीव कर्म लिखा होता है वहाँ सहकर्मक क्रिया होती है। गीता दूध पीती है, श्याम भोजन कर रहा है। द्विकर्मक क्रिया, जिस सहकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म प्राय निर्जीव व सजीव लिखे हों वहाँ द्विकर्मक क्रिया मानी जाती है। जैसे पुत्र ने पिता को रुपए भेजे, पिता और रुपए दोनों क्या हैं? कर्म हैं। यहाँ पिता क्या है? सजीव कर्म है, जबकि रुपए क्या है? निर्जीव कर्म है। राम ने श्याम को पत्र लिखा, यहाँ श्याम और पत्र दो कर्म है, जबकि श्याम क्या है? सजीव कर्म है, पत्र निर्जीव कर्म है। सेठ ने नौकर को पैसे दिए, यहाँ नौकर सजीव है और पैसे क्या है? निर्जीव है। सेठ ने ब्राह्मण को गाय दी, यहाँ एक कर्म क्रिया है क्योंकि संप्रदान कारक है और देने का भाव क्या बता रखा है? दान। जब किसी वाक्य में देने ना क्रिया का प्रयोग हो रहा हो और देना क्रिया में दान की भावना हो, जिसको दिया जाता है उस शब्द में कर्म कारक न मानकर संप्रदान कारक माना जाता है। अतः इस प्रकार के वाक्य में एक कर्म क्रिया मानी जाती है। जैसे राजा ने भिखारी को धन दिया, मैंने भिखारी को 5 किलो चने दिए। यहाँ पर ये शब्द किस में आएंगे? एक कर्म क्रिया मानी जाएगी, न कि द्विकर्मक क्रिया। निम्न में क्रिया है दौड़ना, रोना, काटना, दूहना। अब देखो दूहना द्विकर्मक क्रिया है, दूहने का काम दो व्यक्ति करते हैं। जैसे सुनीता ने गाय को दूहा। अब देखो दूहना क्रिया है, यहाँ दो कर्म मौजूद हैं। ये कुछ क्रियाएं हैं जो सदैव द्विकर्मक क्रिया होती हैं। दूहना, मांगना, पकाना, सजा, दंड देना, रोकना, पूछना, चुनना, चुराना, धोना, ढोना, उपदेश देना, जीतना, कहना, ले जाना, मथना, हरण करना, खींचना। इनमें से ये 4-5 क्रियाओं का हम अधिकतम प्रयोग करते रहते हैं। जैसे खींचना, मथना, दूहना, मांगना, पकाना, रोकना, पूछना, चुनना, ये क्रियाएं हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। ये क्रियाएं क्या है? द्विकर्मक। उपयुक्त 16 क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ प्राय दो दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। अतः इन क्रियाओं को नित्य द्विकर्मक क्रिया माना जाता है। विशेष तथ्य ध्यान देने योग्य बात है, यदि किसी वाक्य में क्या का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य में आने वाला उत्तर हमेशा क्या होगा? सहकर्मक क्रिया। इसी प्रकार यदि किसी वाक्य में क्या का उत्तर मिल जाता है तो वहाँ सहकर्मक क्रिया होती है। यदि किसी वाक्य में किसको और क्या दोनों का उत्तर मिल जाता है तो वहाँ सहकर्मक क्रिया होती है, लेकिन वो द्विकर्मक। क्या और किसका प्रयोग बताया है? क्या और किसको दोनों का उत्तर यदि मिल जाता है, क्या और किसको दोनों का उत्तर यदि मिल जाता है तो वाक्य में क्रिया कौन सी होगी? द्विकर्मक क्रिया मानी जाएगी। यदि अकेले क्या का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य की क्रिया सहकर्मक तो होगी, लेकिन कौन सी मानी जाएगी? एक कर्मक क्रिया मानी जाएगी। क्या शब्द के उत्तर में मिलने वाला क्रम मुख्य, प्रधान, निर्जीव क्रम होता है? क्या के उत्तर मिलता है वो मुख्य या प्रधान, निर्जीव क्रम माना जाता है, जो हमेशा कर्ता के क्या होता है? नज़दीक। यह वाक्य में सजीव कर्म के बाद प्रयुक्त होता है था। किसको शब्द के उत्तर में आने वाला कर्म गौण अप्रधान माना जाता है? किसको के उत्तर में आने वाला गौण, क्या के उत्तर में आने वाला प्रधान। जबकि क्या के उत्तर में आएगा वो निर्जीव होगा, किसको के उत्तर में आएगा अधिकतम सजीव कर्म होगा। मैंने आम को केले
खरीदे। मैंने आम और केले खरीदे। यहाँ आम और केले में एक क्रम है क्योंकि खरीदने वाला एक है। राजा ने अपराधी को दंड दिया। अपराधी और दंड दो क्रम इसलिए द्विकर्मक क्रिया है। सहजातीय था प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। स्वतः घटित होने वाली क्रियाएं प्राय अकर्मक क्रिया होती हैं। जो स्वतः घटित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपरम कर्मक क्रिया कहते हैं। काल के आधार पर क्रिया। क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। जिस प्रकार काल 3 प्रकार के होते हैं उसी प्रकार क्रिया भी 3 प्रकार की होती हैं। क्रिया के घटित होने के समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। 3 प्रकार की होती हैं: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया जिस क्रिया के द्वारा किसी कार्य का जारी समय से पहले घटित होना पाया जाता है उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। इसे हम निम्न डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। भूतकालिक क्रिया पहचान। उदाहरण देखो। क्रिया के भेद। सामान्य भूतकाल वाक्य के अंत में या, ये, थी, आ, ए आएगा। जैसे गीता घर गई या गई। हमने पुस्तक पढ़ी, ये क्या है? सामान्य भूतकाल है। आंशिक भूतकाल है। वाक्य के अंत में या, ये, ई अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द आएंगे तो आसन भूतकाल। गीता घर गई है, जबकि उसमें घर गई यहाँ है साथ में जोड़ दिया गया है। माता जी कपड़े धो चुकी है, ये वाक्य क्या होंगे? आसन भूतकाल। पूर्ण भूतकालीन क्रिया वाक्य के अंत में या, ये, ई प्लस था, थे, थी अथवा चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द किस में आएंगे? पूर्ण भूतकालिक क्रिया। राम घर जा चुका था, हमने पुस्तक पढ़ी थी। संदिग्ध भूतकालिक क्रिया वाक्य के अंत में या, ये, ई के साथ होगा, होगी, होंगे अथवा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वाक्य में शब्द आएंगे। जैसे मोहन ने गाना गाया होगा, हमने कपड़े धोए होंगे, सुनीता खाना बना चुकी होगी, मोहन अभी तक भाग चुका होगा। ये शब्द किस में आएंगे? संदिग्ध भूतकालीन क्रिया में आएंगे। अगला अपूर्ण भूतकालीन क्रिया वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अथवा ता, था, ती, थी, ते थे शब्द आएंगे, वो किस में आएंगे? अपूर्ण भूतकालीन क्रिया। मैं बचपन में खेला करता था, राम घर जा रहा था। हेतुमंद भूतकालिक क्रिया। इसमें क्या होगा? सर्दी होगी तो यदि क्रिया के साथ ता, ते, ती होंगे। जैसे यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती, यदि हम मेहनत करेंगे तो सफल अवश्य हो जाएंगे, यदि हम निरंतर पढ़ते रहेंगे तो एक दिन मंजिल की ओर जरूर पहुंच जाएंगे। इसमें सर्दी होती है। अगला है वर्तमानकालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय में होना पाया जाए उसे वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ ये शब्द आएंगे। सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया जैसे सूर्य पूर्व में उदित होता है, सूर्य पूर्व में उदित होता है, पूर्व में उदित होता है। मैं रोजाना घूमने जाती हूँ, मैं रोजाना घूमने जाता हूँ, वे वहाँ पढ़ते हैं। इस वाक्य में क्या है? सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया है। अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, रीना गीत गा रही है। संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अथवा ता होगा, ती होगी, ते होंगे। राम पत्र लिखता होगा, लता खाना बना रही होगी, पवन खेत में काम करता होगा। संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया इसमें संभावना व्यक्त की जाती है। इसमें क्या की जाती है? संभावना। शायद आएगा, शायद पिताजी आए, मुझे डर है कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो, शायद आज बरसात आएगी। आज्ञार्थक आज्ञा या आदेश देना, आप भी पढ़िए, मंजू तू नाच, आप अब तक घर नहीं गए, तुम बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। ये क्या है? आज्ञा का भाव। इसमें एक विशेष नियम है। यदि वाक्य के अंत में है, हो, हूँ जैसे क्रिया रूप लिखे हुए हों या वाक्य के अंत में था, थे, थी, हूँ और इनमें ठीक पहले कोई क्रिया रूप न हो तो इनसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्द लिखे हुए हों तो है, हो, हूँ सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया मानी जाएगी। था, थे, थी सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। ये नियम विशेष रूप से ध्यान रखने। इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा आते रहते हैं। वह एक अध्यापक है, सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया है। मैं एक किसान हूँ, किसान संज्ञा है, हूँ है, इसलिए सामान्य भूतकालिक क्रिया न मानकर सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया है। बच्चे भूखे थे, सामान्य भूतकालीन क्रिया है। भूख क्या है? यहाँ पर विशेषण है। उसका घर बहुत दूर है, सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया है। दूर क्या है? अव्यय है। उसका घर बहुत दूर है, सामान्य भूतकालीन
क्रिया है। वह एक चिकित्सक था, सामान्य भूतकालीन क्रिया है। यदि किसी वाक्य में बैठना, सोना क्रिया के साथ हुआ है, हुई है, हुए हैं जैसे क्रिया रूप लिखे हुए हों तो पूर्णतः अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया था। बैठना या सोना क्रिया के साथ हुआ, हुई थी, हुए थे जैसे क्रिया रूप का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ अपूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठे थे, बच्चा कमरे में सोया हुआ था, अपूर्ण भूतकालिक कार्य। गाय पेड़ के नीचे बैठी है, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। भविष्यकालीन क्रिया, क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का आने वाले समय में होना पाया जाता है, इसके 3 उपभेद माने जाते हैं। सामान्य भविष्यकालीन क्रिया कहलाती है। वाक्य के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगी, ऊंगा आय क्रिया आएंगी, वहाँ पर सामान्य भविष्यकालीन क्रिया मान। जैसे रीना नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, मैं घर जाऊंगा, तुम कल जरूर आओगे, शायद आज वे आएंगे। आज्ञार्थक भविष्यकालीन क्रिया, आज्ञा का भाव हो, इंगा अंत में आएगा, आप हमारे घर पधारिएगा, आप यहाँ मत पड़िएगा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा आदि शब्द आएंगे। सामान्य भविष्यकालीन क्रिया, वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं अथवा कहीं कहीं पर चाहिए क्रिया भी आ सकती है। आज आंधी आ सकती है, वे यहाँ पढ़ सकते हैं, वह मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, वे कल जयपुर जा रहे हैं। संभाव्य भविष्यकालीन क्रियाएं। विशेष नियम, यदि अपूर्ण वर्तमानकालीन कि किसी वाक्य में समय सूचक शब्द जोड़ दिया जाता है तो वहाँ संभाव्य भविष्यकाल माना जाएगा। जैसे वे जयपुर जा रहे हैं, अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया। वे कल जयपुर जा रहे हैं, संभाव्य भविष्यकाल क्रिया है। वे आ रहे हैं, अपूर्ण वर्तमानकाल है। वे आज को यहाँ आ रहे हैं, वे शाम को यहाँ आ रहे हैं, वे यहाँ आ रहे हैं, संभाव्य भविष्यकाल कालीन क्या मानी जाएगी, क्रिया मानी। जिस प्रकार भूतकाल की कोई शर्त होने पर हेतु हेतुमंद भूतकाल माना जाता है, उसी प्रकार भविष्यकाल की कोई शर्त होने पर हेतु हेतुमंद भविष्यकाल माना जाएगा। यदि तुम मेहनत करोगे तो 3000 रुपये प्रति माह के शिक्षक बन जाओगे। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि तुम अब पढ़ोगे तो आने वाले समय में आपका परिणाम क्या आएगा, अच्छा आएगा। इस प्रकार की क्रियाएं किस में मानी जाती है, हेतु हेतुमंद भविष्यकाल में मानी जाती हैं। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। पहले सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो वह सामान्य क्रिया होती है। राम घर गया, यहाँ जाना क्रिया है। संतोष आई, आना क्रिया है। वह पढ़ेगा, पढ़ना क्रिया है। मोहन सोया, सोना क्रिया है। अब देखो दूसरी है संयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं का प्रयोग हुआ हो। बच्चे ने खरगोश को मार डाला, यहाँ मारना और डालना 2 क्रियाएं। लता ने खाना बना लिया, बनाना और लेना क्रियाएं। राम ने खाना खा लिया, यहाँ भी 2 क्रियाएं। इसमें एक मुख्य क्रिया होती है तथा दूसरी क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में नवीनता या विशिष्टता उत्पन्न करती है, इसलिए इसे रंजक क्रिया भी माना जाता है। पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो तथा उसमें से एक क्रिया पहले संपन्न होती है तथा पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। पहचान, पूर्वकालिक क्रिया के साथ प्राय कर या करके जुड़ा रहता है। पूर्वकालिक क्रिया के साथ क्या रहता है, कर या करके। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, वह दौड़कर बैठ गया, सोन पढ़कर सो गया, अध्यापक को देखकर बच्चे कक्षा में चले गए, मैं पढ़कर अब भाग नहीं सकता, अब वह खाकर नहीं चल सकता। इस प्रकार की क्रियाएं किस में आएंगी, पूर्वकालिक क्रिया में। यदि किसी क्रिया के साथ कर या करके शब्दांश के स्थान पर ते ही शब्दांश जुड़ा हो तो उसे तात्कालिक क्रिया माना जाता है। बच्चा दूध पीते ही सो गया, ये तात्कालिक क्रिया है, जबकि बच्चा दूध पीकर सो गया ये पूर्वकालिक क्रिया है। इसमें बहुत ही निम्न भेद है। प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी क्रिया कौन सी है, प्रेरणा। जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सहकर्मक होती है। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा द्विकर्मक क्रिया मानी जाती है सहकर्मक में। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, अध्यापक छात्र से क्या पढ़वाता है, पाठ। प्रेरक करता, प्रेरित करता, कर्म, प्रेरणार्थक क्रिया।
माता नौकर से बच्चों को दूध पिलवाती है। यहाँ नौकर और बच्चे या नौकर को प्रेरणा दी गई है बच्चे को दूध पिलाने के लिए, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया है। अब देखो क्रिया अलग अलग है। मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे चलना मूल क्रिया है, चलाना प्रथम प्रेरणार्थक, चलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। रोना मूल क्रिया है, रुलाना प्रथम प्रेरणार्थक है, रुलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। सोना मूल क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक होगा सुलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक सुलवाना। देखो आना प्रेरणार्थक प्रथम है, वाना आएगा अंत में तो क्या बन जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक। नाम धातु क्रिया, क्रिया की रचना प्राय किसी न किसी धातु से होती है, लेकिन धातु से न रचना होकर संज्ञा या सर्वनाम विशेषण शब्द से जिन क्रियाओं की रचना होती है वे नाम धातु क्रियाएं कहलाते हैं। ये धातु से न बनकर क्या बनती हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्रियाएं बनते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, रंग से रंगवाना, ये क्या इससे बनी है संज्ञा से। जैसे वह बतियाता रहता है, या नाम धातु क्रिया है। वह रंगवाना चाहता है, उसके साथ हथियाना है। अगला देखो सर्वनाम से बनी अपना से अपनाना, साठ से सठियाना, सूखा से सुखाना, गर्म से गरमाना। जैसे वह आते ही गरमाने लगा। बात से बतियाना, इस प्रकार की क्रियाएं, जबकि ये तीन प्रकार संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती हैं। क्रिया किन्ने भेद, मुख्य क्रिया व सहायक क्रिया। जो क्रिया किसी वाक्य में सबसे पहले प्रयुक्त होती है, मुख्य अर्थ को प्रकट करती है, वह मुख्य क्रिया कहलाती है। सबसे पहले प्रकट होती है मुख्य अर्थ को। मुख्य क्रिया की सहायता के लिए जो क्रिया प्रयुक्त होती है वह क्या कहलाती है सहायक क्रिया। राम पुस्तक पढ़ता है, या पुस्तक तो क्या है कर्म है, पढ़ना मुख्य क्रिया है सहायक क्रिया। वह अंग्रेजी बोल सकता है, अंग्रेजी क्या है कर्म है, बोलना क्या है मुख्य क्रिया है, जबकि है क्या है सहायक क्रिया है। वह मेरा मित्र है, यहाँ है क्या है मुख्य क्रिया। वह एक शिक्षक था, यहाँ था भी क्या है मुख्य क्रिया। शिक्षक क्या दे रखा है संज्ञा दे रखा है। अगला है सहजातीय क्रिया, जहाँ कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनी हो उसे क्या कहते हैं सहजातीय क्रिया। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी, यहाँ लड़ना से दोनों शब्द बने, इसलिए यहाँ क्या है सहजातीय। उसने अच्छी चाल चली, उसने क्या चली है अच्छी चाल चली, चाल चलना। उसने अच्छी दौड़ दौड़ी, यहाँ दौड़ लगाई तो अलग हो जाता, दौड़ दौड़ी तो किसमें जाते हैं सहजातीय। एक जैसी धातु से बने दो शब्द क्या कहलाते हैं सहजातीय क्रिया। अगला है अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया जो ध्वनि के अनुकरण के आधार पर बनाई जाती है उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जानवरों की आवाज़ प्राय अनुकरणात्मक क्रिया में ही आती है। रंभाना, चिहाड़ना, दहाड़ना, बलबलाना, कटकटाना, चहकना, गर्जना, कड़कड़ाना, सरसराना, खटखटाना, ये क्या है अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं। अब हम आज क्रिया पढ़ चुके हैं, अगला टॉपिक पढ़ेंगे जल्द ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद मित्रों।